हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हो द कॉमर्स ट्यूटर। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना, वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो पिछले लेक्चर तक मैंने आपको जर्नल, लेजर, लेजर की पोस्टिंग, लेजर की बैलेंसिंग वगैरह चीज़ें जो हैं सिखा दी थी। और मैंने एक दो लेजर की बैलेंसेस निकाल के आपको बोला था कि बाकी लेजर की बैलेंसेस आप एज अ होमवर्क घर पे कर लेना। तो आशा करता हूँ कि आपने वो काम किया होगा। ठीक है। और मैंने भी उसको एज अ होमवर्क लिया था और मैंने क्या किया है, मैंने सारे लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंसेस है, देखो मैंने सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस निकाल के रखे हैं। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम अकाउंटिंग प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारा क्या था, सबसे पहले हम जर्नल लिखते हैं, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होती है। फिर लेजर से जब हमको फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाने की जरूरत होती है, किसी भी पीरियड के एंड में हम बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करके क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अब तो लेजर से हमने बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट तो देखो यहाँ पर करके रखा है, सारे लेजर्स के बैलेंसेस निकाल के रखे हैं जो भी हमारा लेजर पिछले लेक्चर में बना था। अब इन बैलेंसेस को लेके हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। लेकिन उसको बनाने से पहले हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। ओके, तो चलिए डिस्कशन को थोड़ा सा शुरू करते हैं। ओके, तो ट्रायल बैलेंस क्या है, सबसे पहले एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये है एक स्टेटमेंट। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, तो आप सीधे कह दीजिएगा नहीं, ट्रायल बैलेंस कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट है। जो हम क्यों बनाते हैं, इसका काम क्या है, इसका काम है सबसे पहला तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना कि जो भी अकाउंट्स अभी तक हमने लेजर में बनाया है, जर्नल में लिखी है, लेजर में पोस्ट की है, वो सारे जो है एक प्राइमर फेसी, माने ऊपर ऊपर से आपको एक्यूरेट दिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है। थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इस वर्ड पे थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूं मैं, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है ना वो चेक हो जाती है। यानी कि ट्रायल बैलेंस जो है, ये जो आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपको एक हद तक बता देता है कि आपके अकाउंट्स जो है वो सही है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये पूरी तरह से कंक्लूसिव प्रूफ नहीं दे सकता कि आपके अकाउंट जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल करेक्ट हैं ही। कुछ ऐसे एरर्स भी अकाउंट्स में आ सकते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता। तो आप मान लो कि ये छोटा कांस्टेबल है, ये सीआईडी ऑफिसर नहीं है कि सारे क्राइम्स पकड़ लेगा। ये छोटा सा कांस्टेबल है जो छोटी मोटी गलतियां जो है वो पकड़ लेता है। ओके, तो एक बात तो हो गई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। दूसरी पॉइंट है कि ये फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना, फाइनल अकाउंट्स बनाने में ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प करता है। अब देखो, फाइनल अकाउंट्स जब आप बनाते हो तो आपके जितने सारे लेजर अकाउंट्स होते हैं ना, सब के बैलेंसेस आपको हाथ के पास चाहिए होते हैं। उनको देखकर ही आपको फाइनल अकाउंट्स ईयर के एंड में बनाना पड़ता है। अब सारे लेजर के बैलेंसेस अगर आप लेजर से एक एक करके ढूंढोगे, टोटल करोगे, बैलेंस निकालोगे, उसके बाद डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स में लिखोगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और फाइनल अकाउंट्स अपने आप में एक ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, उसको बनाना उतना ईजी नहीं है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ लेके बैठ जाओगे, लेजर को लेके बैठ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसलिए पहले क्या करते हैं, हम लेजर से सारे बैलेंसेस निकाल के ये ट्रायल बैलेंस वाला जो स्टेटमेंट हमने बनाया है ना, उसमें हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होती है ना कि हम एक स्टेज थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस के स्टेटमेंट में हमको सारे बैलेंसेस एक साथ मिल जाते हैं और उसको देख देख के ही हम फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। फिर हमको लेजर की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक तरह से ये थोड़ी सी एक्यूरेसी भी चेक कर देता है कि कितना एक्यूरेट आपका लेजर बना है, या जर्नल से पोस्टिंग में कोई गलती तो नहीं हुई है, कुछ कुछ गलतियां ये पकड़ देता है। तो फिर फाइनल अकाउंट्स बनाने में हमको सहूलियत हो जाती है। ठीक है। जैसे आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई में आप रिविजन जब करते हो ईयर के एंड में, तो उससे पहले आप नोट्स बनाते हो ना, तो नोट्स देख के आप फिर रिवीजन करते हो। आप तो पूरी मोटी सी किताब देख के फिर उसे पढ़ाई करने नहीं बैठ जाते हो, अपने नोट से ही रिवीजन करते हो। तो वैसे ट्रायल बैलेंस भी वही काम करता है, फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले ये सारे बैलेंसेस को नोट कर लेता है एक स्टेटमेंट में, और वहां से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ओके, अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। ये हमारी क्या कह लो, इसको भगवत गीता कह लो, इंस्टीट्यूट का मैट है, और इसमें जो चैप्टर मैं आपको अभी दिखा रहा हूं वो ट्रायल बैलेंस का चैप्टर है। ओके, तो यहां पर देखो ट्रायल बैलेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस एक फेज है अकाउंटिंग प्रोसेस का। कौन सा फेज है, जहां पर लेजर जो है बनाना कंप्लीट हो गया है, उससे बैलेंसेस निकाल के आप ट्रायल बैलेंस पे पुट कर देते हो, और अब आप इसके बाद बनाने क्या वाले हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स आप बोल लो। ठीक है।
और ट्रायल बैलेंस क्या एक्ट करता है? बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखो यहां पर लिखा है बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, दैट इज पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस आपको हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में। उसके बाद देखते हैं ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दिखता है? लेजर बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंसेस आपको दिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंसेस आपको दिखेंगे वो किसी पर्टिकुलर डेट के बैलेंसेस है, ठीक है। मान लो जैसे जो लेजर अकाउंट का हम एग्जांपल ले रहे थे, हमने किस डेट में बैलेंसेस निकाले थे? हमने 31 जनवरी 2020 की डेट का बैलेंसेस निकाले थे। तो हम जब ट्रायल बैलेंस इससे बनाएंगे तो उसमें जो भी बैलेंसेस आपको लेजर अकाउंट्स की दिखेंगी वो सारी 31 जनवरी 2020 की ही बैलेंसेस होंगी। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में, जैसे कोई लेजर अकाउंट में आप जब कोई ट्रांजैक्शंस लिखते हो ना तो उसमें अलग अलग डेट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आप सीधा बैलेंसेस लेजर से उठा के लिखते हो। तो बैलेंसेस क्या आप कोई भी लिख दोगे क्या? नहीं, किसी एक पर्टिकुलर दिन को चुनोगे, उस दिन सारे लेजर के बैलेंसेस निकालोगे और उसी को आप ट्रायल बैलेंस में लिखोगे, तब आपका कहलाएगा कि ये ट्रायल बैलेंस किस डेट का बना है? इस डेट का बना है, क्योंकि इसमें सारे लेजर बैलेंसेस किस डेट के हैं? इस डेट के हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो भी होता है ना वो एक पर्टिकुलर डेट की बनाई जाती है और उसमें जो भी लेजर बैलेंसेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट के होते हैं। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना, ठीक है। ओके, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये बुक्स की एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। ओके, तो यहां पर देखो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस कंटेन्स वेरियस लेजर बैलेंसेज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये बात हमने कर ली, ठीक है। इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये भी हमने देख लिया। ओके, इफ इट टैलीज इट मीन्स दैट द अकाउंट्स आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट बट सर्टेन एरर्स में स्टिल रिमेन अनडिटेक्टेड। मैंने ऑलरेडी आपसे बात की कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है, मतलब ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम होता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अगर उन दोनों का टोटल जो है वो सेम आ जाता है ना, तो आप एक तरह से कह सकते हो कि हमारे जो अकाउंट्स बने हैं ना वो एरिथमेटिकली एक्यूरेट है। देखो क्या वर्ड यूज किया है? एरिथमेटिकली एक्यूरेट। लेकिन फिर भी कुछ एरर्स ऐसे हैं जो अभी भी अनडिटेक्टेड रह सकते हैं बुक्स में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, इसका मतलब आप श्योरली ये नहीं कह सकते कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो बिल्कुल एरर फ्री है, ऐसा आप अभी गारंटी के साथ नहीं कह सकते। ओके, कुछ एरर्स अभी भी जो है अनडिटेक्टेड रह सकते हैं। ओके, वो क्या है वो हम बाद में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक चैप्टर हम करेंगे फुल डिटेल्स में, उसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि कौन से एरर्स अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, कौन से एरर्स ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है। तो घबराने की बात नहीं है, सारी चीजें हम करेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि ट्रायल बैलेंस कुछ एरर्स को तो डिटेक्ट कर पाता है, कुछ एरर्स को वो पकड़ नहीं पाता। ओके, अच्छा, अब देखो इंट्रोडक्शन में यहां पर बोला गया है कि ट्रायल बैलेंस ना थर्ड फेज है अकाउंटिंग प्रोसेस में, थर्ड फेज। तो पहले दो फेज क्या है? पहला फेज है जर्नल, ऑब्वियस सी बात है, और दूसरा फेज है लेजर, ठीक है, और थर्ड फेज है ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस ना एक्चुअली एक स्टेटमेंट है, इसको आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ये बनाना कोई, जैसे जर्नल और लेजर तो आपको बनाना ही है, इसको नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा, पर ट्रायल बैलेंस तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस नहीं बनाओगे, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, गलत बोल दिया। जर्नल और लेजर तो आपको बनाना ही पड़ेगा, इसको नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस जो है वो आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, आपको लेजर से सारे बैलेंसेस एक एक करके ले करके आपको फाइनल अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी, जो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक नहीं होगी। पर ऐसा आप नहीं कह सकते कि बिना ट्रायल बैलेंस के फाइनल अकाउंट्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बिना ट्रायल बैलेंस के भी फाइनल अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं, पर मेहनत और दिक्कत बहुत ज्यादा लगने वाली है उसमें, इसलिए अपनी सहूलियत के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट्स इन द लेजर, अच्छा देखो यहां पर ये सब चीजें छोड़ो, जो हाईलाइट की है उन्हीं को देखो। द टोटल ऑफ द टू कॉलम्स शुड अग्री। जो ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम्स होते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट, उनका टोटल अग्री होना चाहिए। अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप सबको पता है कि जब भी कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो जितना डेबिट में फिगर रहता है क्रेडिट में भी तो उतना ही रहता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाओ, चाहे बैलेंस शीट बनाओ, चाहे अकाउंट्स का लेके कुछ भी बना दो, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल तो हमेशा इक्वल होगा ही, है कि नहीं। चलो, लेकिन अगर आपको पता चल रहा है ट्रायल बैलेंस में आपको बनाते हुए ऐसा दिख गया कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है मैच नहीं हुआ, तो सर खुजाने लगना, क्योंकि
उस समय आपको दिमाग में क्या सोचना है कि कहीं ना कहीं तो भाई कोई गलती हो गई है, या तो लेजर से आपने पोस्ट करते समय अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने की जगह आपने अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया, या अमाउंट जो है 5,000 की जगह आपने 500 पोस्ट कर दिया। तो इस टाइप की गलतियां जो हैं जर्नल से लेजर को पोस्ट करते वक्त, या किसी एंट्री को आपने जर्नल से हाफ पोस्ट किया, यानी कि जर्नल में एक एंट्री जो है वो आपकी दो जगह पर पोस्ट होती है ना, दो अकाउंट्स में मिनिमम, आपने एक अकाउंट में पोस्टिंग की, दूसरे में आप भूल ही गए, तो उस केस में ना क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट जो है वो मैच नहीं करेगा, और तभी आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि जरूर कहीं हमने गलती की है, चलो उस गलती को ढूंढना जो है वो शुरू करते हैं। तो इसी तरह से ट्रायल बैलेंस जो है वो काम करता है। ठीक है, चलो ये चीज़ तो बात हो गई, एरर्स की भी बात हमने कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है, ये चीज़ अपने दिमाग में अभी बैठा लो, ये चीज़ क्वेश्चन है ना आ सकता है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, इसको एक बार देखते हैं कि हम ट्रायल बैलेंस को क्यों बनाते हैं। अब किसी भी चीज़ को बनाने के पीछे कुछ तो मकसद होता ही होगा, ऐसे ऐसे खाली बैठे टाइम पास करने के लिए तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं। देखो पहले पॉइंट में लिखा है कि हेल्प्स टू एस्टैब्लिश एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी की बात जो है वो लिख दी। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस जो है वो हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर मैंने ना छोटा से इस वर्ड को यहाँ पर क्रीप इन कर दिया है, हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात भी मैंने लिख दिया, फैसिलिटेट्स पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि बीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में ये करता है हमारी हेल्प। ओके, ट्रायल बैलेंस क्या है ना कि ये एक लेजर अकाउंट की समरी का काम करता है। लेजर अकाउंट की समरी मतलब लेजर में आपके जितने सारे भी अकाउंट्स बने हुए हैं उनके सारे बैलेंसेस को उठा के ही तो आप ट्रायल बैलेंस में लिखते हो, तो जो भी आपके लेजर में पड़ा है उसकी समरी कहाँ दिखेगी आपको? ट्रायल बैलेंस में। ओके, तो ट्रायल बैलेंस कुछ और नहीं बल्कि लेजर अकाउंट की एक समरी है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ट्रायल बैलेंस दिखता कैसा है और उसका फॉर्मेट कैसा है। अब एक बार आप जब ट्रायल बैलेंस देख लोगे और उसको सीख जाओगे ना, तो आप बोलोगे कि सर ये तो लेजर बैलेंसिंग से भी इजी है, मतलब कुछ करना ही नहीं है। जब मैंने पहली बार सीखा था मैंने बोला था कि ये क्या चीजें सीख रहे हैं हम क्लास 11 में, इतना इजी, इतना इजी सर, खुश हो गया था मन बिल्कुल। चलो, तो आप भी उसी तरह खुश हो जाओगे। वैसे आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो सीए फाउंडेशन की कोर्स करते हैं उन लोगों ने तो ये सारी चीज़ें क्लास 11 में पढ़ी रखी है और आप लोगों को पता भी है, लेकिन कुछ बच्चे जो शायद क्लास 11 के बच्चे होंगे और ट्रायल बैलेंस का टॉपिक सर्च करके ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए ये फॉर्मेट वगैरह जानना जो है इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर फॉर्मेट में कुछ चीज़ें मैं आपको नोट कराऊंगा, उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो यहाँ पर सीरियल नंबर का कॉलम है। ओके, तो 1 2 3 करके जितने सारे भी बैलेंसेस लिखते जाएंगे सीरियल नंबर यहाँ पुट करते जाएंगे। लेजर अकाउंट्स का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, जिसकी भी बैलेंस हमको लिखनी है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। लेजर फोलियो, लेजर अकाउंट जो होता है वो किस बुक में होता है? लेजर की बुक काफ़ी मोटी होती है, उस बुक में होता है। अब उस बुक में मान लो कि उस बुक में एक कैश अकाउंट आपने रखा है। अब उस कैश अकाउंट में मैं दिखाता हूं आपको फॉर्मेट। देखो यहां पर मैंने कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट ये जो बना के रखी है, यहां पर एक छोटा सा कॉलम क्या है, यहां पर एक छोटा सा हेडिंग क्या है? लेजर फोलियो, यानी कि लेजर की बुक का पेज नंबर, पेज नंबर, ठीक है। तो लेजर की बुक का जो पेज नंबर है, अब बैंक अकाउंट का बैलेंस जब आप लिखोगे तो मान लो लेजर की बुक का पेज नंबर 134 है ये वाला, तो बैंक अकाउंट जब आप यहां पर लिखोगे ना तो यहाँ पर 134 लिख दोगे, यानी कि ये बैलेंस जो है हमको लेजर की बुक के 134वें पेज में मिला था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रेफरेंस करने के लिए होता है कि कभी कभार आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना होता है कि सारे बैलेंसेस हमने ठीक ठाक उतारे कि नहीं, तो फिर से आप मोटी सी किताब थोड़ी खोजोगे, पेज नंबर लिख लोगे बगल में, तो फट से 134वां पेज में देख लोगे बैंक अकाउंट वहां पर है और वहां से बैलेंस देख के देख लोगे अच्छा ठीक है बैलेंस जो है हमने ठीक ठाक बैठा लिया। ओके, तो इसीलिए ये लेजर फोलियो का कॉलम जो है वो होता है। अब देखो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के एक से ज़्यादा मेथड्स हैं, ठीक है, सारे मेथड्स रिकमेंडेड नहीं है पर एक से ज़्यादा मेथड्स हैं। किसी किसी मेथड में हम क्या करते हैं कि डेबिट साइड का लेजर का टोटल और क्रेडिट साइड का लेजर का टोटल दोनों बैठा देते हैं, ठीक है। किसी किसी में हम क्या करते हैं कि सिर्फ बैलेंस बैठाते हैं। तो इसमें दो मेथड्स होते हैं, सॉरी एक्चुअली 3 मेथड्स होते हैं। इंस्टीट्यूट की मैट में ना 3 मेथड्स दिए हुए हैं, तो 3 मेथड्स की बात हम बाद में करते हैं। ये जो कॉलम है यहाँ पर हम जिनके डेबिट बैलेंसेज है उन डेबिट बैलेंसेस को बैठाएंगे और ये जो कॉलम है उनके क्रेडिट बैलेंसेस जिस लेजर के हैं उसको बैठाएंगे, और अंत में जो है ना डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का जो कॉलम का टोटल है वो सेम आना चाहिए, तभी जाकर के जो है हमारा ट्रायल बैलेंस जो हम बोलेंगे कि सही सही बना है।
ओके तो ये फॉर्मेट जो है थोड़ा सा नोट कर लेना। वैसे इंस्टीट्यूट की मैथ तो फ्री में अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ओके चलो, कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर लिखा है इस फॉर्मेट से रिलेटेड। उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और उसी दिन के डेट में जो भी आपकी लेजर की बैलेंसेज हैं वो आपको ट्रायल बैलेंस में शो होगी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब लिमिटेशंस एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ट्रायल बैलेंस भी हम बनाएंगे इस क्लास में, लेकिन एक बार लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो देखो लिमिटेशंस जो हैं उसमें क्या लिखा है कि अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। मतलब ट्रायल बैलेंस अगर अग्री कर जा रहा है, अग्री का मतलब क्या, आपसे कोई वाद विवाद तो हुआ नहीं है कि आपसे अग्रीमेंट कर लेगा। अग्रीमेंट मतलब डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड, ये है ट्रायल बैलेंस की अग्रीमेंट का मतलब। यानी कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम का जो टोटल है और क्रेडिट कॉलम का जो टोटल है वो दोनों अगर सेम आ गया तो इससे आप बिल्कुल खुशी से नाचने मत लगना कि अब अकाउंट्स में हमारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट टोटल मैच होने के बाद भी कुछ एरर उसमें रह सकते हैं। देखो लिखा है सम एरर्स में रिमेन, कुछ ऐसे छुपे रुस्तम वाले एरर्स होते हैं ना जो जल्दी से पकड़ में नहीं आते। छोटे मोटे कांस्टेबल जैसे कि ट्रायल बैलेंस उनको पकड़ नहीं सकते, उनके लिए सीबीआई बुलानी पड़ती है। ठीक है, तो वो सीबीआई क्या है वो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में तो आपको आराम से सिखा देंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि ट्रायल बैलेंस सारे एरर्स को नहीं पकड़ सकता। ठीक है, अब वो कौन से एरर्स हैं वो भी यहां पर लिख दिया है। अब मान लो कि एक ट्रांजैक्शन है जिसको आपने जर्नल में लिखा ही नहीं, तब तो अगर आप उसको जर्नल में लिखना ही, मान लो कि किसी बंदे को आपने किसी भी खर्चे के रूप में एक कैरेज आउटवर्ड आपने पे किया, कैरेज। ठीक है, कैरेज क्या होता है कि जब भी हमारा सामान बिजनेस से आता जाता है तो किसी ठेले में या किसी वैन में या किसी गाड़ी में आप भेजते हो तो भाड़ा देते हो, तो कैरेज एक खर्चा है। अब किसी को आपने बिजनेस के गले से 100 रुपए निकाल के कैरेज का भाड़ा दिया, पर अकाउंटेंट थोड़ा बिजी था इधर उधर, उसने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये जो गलती हो गई अकाउंट्स में, ये क्या ट्रायल बैलेंस पकड़ पाएगा? अरे ये तो भगवान जी भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना आप भूल गए। तो ट्रायल बैलेंस की इसमें क्या गलती है भाई? इस बेचारे को दोष देके फायदा है नहीं, ये ऐसी गलती है कि कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, बाद में अगर वो भाड़े वाला आके बोलता है या आपको अचानक से याद आ जाता है कि उसको तो 100 रुपए दिए थे, वो तो जर्नल में रिकॉर्ड किए ही नहीं, तब आपको उसको जर्नल में जब रिकॉर्ड करेंगे फिर ट्रायल बैलेंस में उसका इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि जर्नल से फिर लेजर में पोस्टिंग होगी, फिर बैलेंसेस जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी, फिर ट्रायल बैलेंस में उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा देख लो, रॉन्ग अमाउंट हैज बिन रिटन इन बोथ द कॉलम्स ऑफ द जर्नल। कोई जर्नल एंट्री उसमें आपको डेबिट में करना था 500 और क्रेडिट भी करना था 500, लेकिन आपने 5000 और 5000 कर दिया, तो क्या हो गया? डेबिट भी गलत, क्रेडिट भी गलत। ठीक है, डेबिट भी गलत, क्रेडिट भी गलत, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल तो मैच हो ही जाएगा भाई, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रायल बैलेंस को क्या लगेगा? डेबिट में भी 5000, क्रेडिट में भी 5000, लेकिन एक्चुअल में डेबिट में क्या था? डेबिट में होना था 500 और क्रेडिट में होना था 500, लेकिन कर दिया 5000 5000, एक एक जीरो ना खुशी में एक्स्ट्रा बैठा दिए वहां पर, तो वो भी क्या ट्रायल बैलेंस पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, अ रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन्ड इन द जर्नल। अब मान लो कि कैश अकाउंट को करना था डेबिट, ठीक है, उसकी जगह आपने कर दिया बैंक अकाउंट को डेबिट जर्नल में। ओके, तो ये भी जो है एरर ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि डेबिट जो आपको करना था आपने डेबिट तो किया, गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस की टोटल तो मैच हो जाएगी क्योंकि डेबिट में उसका अमाउंट मिल गया, लेकिन टोटल जो है उसका अकाउंट जो है उसका, जिस अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, अब ट्रायल बैलेंस को क्या पता कि आपको कैश की जगह बैंक अकाउंट डेबिट करना चाहिए था या बैंक की जगह कैश अकाउंट, गलती तो आपने कर दी है। अब ट्रायल बैलेंस इस गलती को क्या पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो तो डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच करता है। अगर टोटल मैच हो गया तो वो मान लेता है कि कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको तो ये नहीं पता कि गलत अकाउंट में ही डेबिट हो गया। डेबिट हुआ तो है ठीक ही, अमाउंट भी ठीक है, पर अकाउंट गलत हो गया, तो फिर इसमें ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं कर सकता, वो अपने हाथ खड़े कर देता है कि भैया मैं तो इस गलती को नहीं पकड़ पाऊंगा। एक एंट्री को आपने लेजर में पोस्ट ही नहीं किया। देखो पहले जो हमने देखा था कि एक ट्रांजैक्शन को आपने जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई कि भाड़ा दिया लेकिन जर्नल में रिकॉर्ड करना भूल गए। अब मान लो कि जर्नल में एक एंट्री है, उसको आप जर्नल में होता है ना एक एक करके एंट्रीज को देख देख के हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं, तो आपने ये एंट्री पोस्ट कर दी, उसके बाद इस एंट्री को जब पोस्ट करने की बारी आई तो आप भूल ही गए और आप अगला एंट्री पोस्ट कर दिया। ठीक है, किसी से बातचीत करते करते बीच वाली एंट्री जो छूट ही गई लेजर में पोस्ट करना, तो क्या होगा? देखो लेजर में एक एंट्री का पोस्टिंग छूट जाना मतलब उसका डेबिट का पोस्टिंग भी छूट गया
और उसका क्रेडिट का पोस्टिंग भी छूट गया, दोनों साइड्स छूट गए। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट में भी उतना पैसा कम आया और क्रेडिट में भी तो उतना पैसा कम आया। तो उससे क्या होगा, क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल मिसमैच आएगा? नहीं, ट्रायल बैलेंस का तो टोटल मैच कर जाएगा, क्योंकि आप एक जर्नल पूरा ही रिकॉर्ड करना छूट गया आपका लेजर में, इसका मतलब डेबिट भी रिकॉर्ड करना छूट गया और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना छूट गया, तो ट्रायल बैलेंस तो भैया मैच कर जाएगा। और एक एंट्री को आपने लेजर में डबल पोस्ट कर दिया ठीक है, खुशी खुशी में एक एंट्री को आप ऑलरेडी पोस्ट कर चुके थे लेकिन डबल पोस्ट कर दिया, तो उसमें भी आपने क्या किया, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एस्पेक्ट्स को डबल पोस्ट कर दिया होगा, तो उसके कारण भी ट्रायल बैलेंस जो है वो तो एग्री कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो ये सारी कुछ गलतियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ऐसे कोई एग्जाम्पल्स देने के लिए बोले कि बताओ ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस जो है आपका डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो इन गलतियों को आपको वहां पर लिखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का डिस्कशन हो गया। ये चैप्टर जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जब चैप्टर करोगे ना तो एकदम पानी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आगे अभी अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो उस समय बिल्कुल आपके लिए मक्खन या पानी जो भी बोल लो वो हो जाएगा, जॉल हो जाएगा एकदम, तो इतना ईजी हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं ना, अभी तो हमने ट्रायल बैलेंस सीखा ही नहीं है कि कैसे बनता है, अभी ट्रायल बैलेंस को थोड़ा सा बना लेते हैं। तो आ जाओ, हम ट्रायल बैलेंस की क्या बनाएंगे, फॉर्मेट्स। ओके, ब्लू कलर से फॉर्मेट्स बनाते हैं। और ठीक है, यहां पर देखो ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टेटमेंट है, ये इन द बुक्स ऑफ हम नहीं लिखेंगे, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है ट्रायल बैलेंस, ये बस एक स्टेटमेंट है। तो यहां पर हम लिखेंगे, सॉरी, यहां हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रायल बैलेंस किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? किसी एक पर्टिकुलर डेट पे। तो हम वो डेट यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेट, एज ऑन, एज ऑन हमारी डेट क्या थी, 31 जनवरी 2020, इस डेट को हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ओके, यहां पर डेट नहीं होगा, फर्स्ट कॉलम जो है ये डेट नहीं होगा, ये होगा सीरियल नंबर, क्योंकि अलग अलग डेट के ट्रांजैक्शंस तो हम लिख नहीं रहे, डेट तो हमारी ऊपर में ऑलरेडी लिखी हुई है। यहां पर होगा पर्टिकुलर्स लिख दो, ठीक है। एक्चुअली यहां पर हम लेजर्स का नाम लिखते हैं, यहां पर्टिकुलर्स लिख दो, चल जाएगा। ये छोटा सा कॉलम जो है ये हमने लेजर फोलियो के लिए बनाया है, तो इसमें लेजर फोलियो लिख देते हैं। इधर होगा डेबिट, रुपीस लिख दो ब्रैकेट में, और इधर होगा क्रेडिट के अमाउंट जो है उसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखना, आप जब मैं इसको बनाऊंगा मेरे साथ साथ आप भी कॉपी पेन लेके बनाते रहना, और जब मैं इसको बनाऊंगा ना आप बोलोगे कि इतना इजी सर, इतना इजी तो हमने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे लेजर अकाउंट जहां पर थे। देखो देखो कैश अकाउंट को देखो, कैश अकाउंट में आपकी डेबिट बैलेंस आई थी 350 रुपए। ये बैलेंस कैसे निकालना है, क्या करना है, नहीं करना है, कौन सी डेबिट बैलेंस होती है, कौन सी क्रेडिट बैलेंस होती है, सारे लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो लास्ट लेक्चर जाके एक बार देख लेना, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या कहते हैं 350 रुपया का कैश अकाउंट का बैलेंस था, पहला अकाउंट था कैश अकाउंट, 350 रुपये का बैलेंस था, और बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो आ जाओ यहां पर, और यहां पर सबसे पहले एक नंबर सीरियल दो और यहां लिखो कैश अकाउंट, या आप सिर्फ कैश भी लिख सकते हो। और डेबिट में क्योंकि बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट कॉलम में आप लिखोगे यहां पर 350 रुपए, 350 रुपए। क्रेडिट कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, क्रेडिट कॉलम में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि डेबिट बैलेंस है। हो गया, तो इतना इजी है। देखो बस जर्नल में, सॉरी लेजर में देखे कि बैलेंस क्या आई है, किस साइड की बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है, पकड़ो और उधर लिख दो। वैसे एक बात मैं फिर से दोहरा देता हूं कि कैश अकाउंट क्योंकि एक एसेट है, ये क्या है, एक एसेट है, तो इसकी हमेशा ही डेबिट बैलेंस आएगी। एसेट की क्या आएगी, हमेशा ही डेबिट बैलेंस आएगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैश जितना आपके जेब में होगा उससे ज्यादा तो आप खर्च कर नहीं सकते। नेगेटिव में तो कैश हो नहीं सकता, माइनस में हो सकता है, क्या कैश नहीं हो सकता। तो एसेट्स की और एक्सपेंसेस की हमेशा डेबिट बैलेंस आती है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट बैलेंस आती है। इनकम्स, लाइबिलिटीज, गेन्स, रेवेन्यूज, ये सारी चीजें बोल लो, इनकी क्रेडिट बैलेंस आती है, ठीक है। और लाइबिलिटीज में कैपिटल भी
आपका इंक्लूडेड है, तो कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस होती है। लेकिन अगर कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस होगी तो बोलो तो ड्राइंग्स की क्या बैलेंस होगी? सर कैपिटल का उल्टा ड्राइंग्स होता है, तो कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस होगी तो ड्राइंग्स की ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस होगी। ठीक है, ये डिस्कशन आपको शायद समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है इसका बैलेंस कितना है? देखो क्रेडिट साइड का बैलेंस है इसका 10,000 का। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का 10,000 का। तो आ जाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में, दूसरा पॉइंट यहां पर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,000। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखो बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट का जो है डेबिट साइड में, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट एसेट है तो डेबिट में ही बैलेंस दिखेगा। कभी भी कोई एसेट के अकाउंट को देखोगे तो डेबिट साइड में देखना, बैलेंस इधर ही मिलेगा। कभी भी कोई लाइबिलिटी रेवेन्यूज इनकम्स देखोगे क्रेडिट साइड में देखना, बैलेंस उधर ही मिलेगा। ठीक है, ये सब एसेट का नेचर होता है, ये इनकी जात होती है। जैसे कि बैंक एसेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, ये सारे डेबिट वाले नेचर के हैं। उनकी जात क्या है कि उनकी सारी बैलेंसेस डेबिट नेचर की होती हैं। ठीक है, तो उनमें हमेशा डेबिट बैलेंस ही आपको मिलेगा। तो ये जो टू बैलेंस बीटीए कितना है बैंक का? 3,180 रुपए। इसको एक बार लिख लेते हैं। तो यहां सीरियल नंबर 3 बैंक अकाउंट, और यहां डेबिट में 3,180। ठीक है, ये भी लिख लिया। अब आगे बढ़ो। मशीनरी अकाउंट क्या है बोलो? एसेट अकाउंट। डेबिट किधर मिलेगा? सॉरी, बैलेंस किधर मिलेगा? डेबिट में। तो मशीनरी अकाउंट का देखो बैलेंस 5,100 रुपए। यहाँ देखो 5,100 रुपए डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ आ जाते हैं चौथे पॉइंट में, मशीनरी अकाउंट, और यहाँ डेबिट साइड में 5,100 रुपए लिख देंगे, क्योंकि मशीनरी जो है वो डेबिट साइड में उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशीनरी भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारा परचेज अकाउंट। परचेज क्या है बोलो? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का किस साइड बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस। तो देखो यहाँ पर डेबिट साइड में आपको 1,300 रुपये परचेज की बैलेंस दिख रही है। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट लिख दो, परचेज अकाउंट कितना बैलेंस था? एक सेकेंड, 1,300 रुपये। तो ये 1,300 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर ट्रायल बैलेंस इतना इजी है? हाँ बेटे इतना इजी है। आपको यही सारी इजी चीज़ें सीखनी है यहाँ पर। कोई भी कठिन या मुश्किल चीज़ यहाँ पर तो है ही नहीं अकाउंट्स में, बिल्कुल इजी है। ठीक है, ऐसा आप अगर अपने लाइफ में मान के चलोगे ना कि अकाउंट्स बिल्कुल पानी है, बिल्कुल ईजी है, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट ना साइकोलॉजिकली भी बहुत ईजी हो जाएगा। सीखने की इच्छा रहती है। लेकिन देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें सीखने का, कितना टेक्निकल है। जर्नल एंट्री में सोचना जो पड़ता है हमको, वो कितना टेक्निकल है। आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, उस हिसाब से कौन सी अकाउंट डेबिट होगी, कौन सी अकाउंट क्रेडिट होगी। तो वो जगह जो है सोचना, वो ही एक्चुअली मेन पॉइंट वही है। एक बार आप वो चीज पकड़ लिए ना कि क्या डेबिट करना और क्या क्रेडिट करना है, तो फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब तो क्या है बोलो तो एक जगह से देख के दूसरी जगह उतारना, बिल्कुल चीटिंग वाला काम जो कोई भी कर लेगा। मेन बुद्धिमानी कहाँ लगती है? जर्नल एंट्री बनाने में। तो जर्नल एंट्री, अच्छा एक बात आपके साथ और बता दूं, देखो हम फास्ट जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस तक कंप्लीट करने के बाद ना हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स होगी, एक दो जर्नल की, जिसमें कुछ जो नॉर्मल टाइप के ट्रांजेक्शन जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा। काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स लेके एक दो जर्नल की प्रॉब्लम्स हम लोग बना लेंगे, और आप उसको लेजर में पोस्टिंग वगैरह करके ट्रायल बैलेंस बनाने का काम होगा आपका होमवर्क में। ठीक है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जर्नल को ही करने में मेन प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो परचेज तो हमने पोस्ट कर लिया था। अब आ जाते हैं नवीन अकाउंट में। देखो नवीन अकाउंट में हमारा डेबिट साइड में 1,750 और 50 1,800 था, और क्रेडिट साइड में 1,800 था, यानी कि नवीन अकाउंट के तो दोनों साइड्स के टोटल 1,800 ही थे, तो इसमें कोई बैलेंस नहीं आया था। ये जीरो बैलेंस का अकाउंट है। अब कैसे हुआ देखो, मैं आपको समझा देता हूं। नवीन था हमारा एक सप्लायर, ठीक है, क्योंकि नवीन से किया था हमने परचेज। देखो यहां पर परचेज लिखाई दिख रहा है ना, 1,800 रुपए का परचेज हमने किया था नवीन से 20 जनवरी को। देखो लेजर को देखोगे ना तो पूरी पिक्चर जो है आपको एकदम साफ साफ दिखाई देगी। देखो 20 जनवरी को हमने 1,800 रुपए का परचेज किया था नवीन से, और 29 जनवरी को हमने नवीन को 1,750 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो 50 रुपए क्या बाकी रह गए पेमेंट करने के? नहीं, 50 रुपए बाकी नहीं रह गए। देखो यहाँ पर 50 रुपए का नवीन ने हमको डिस्काउंट दे दिया था। हमने लड़ झगड़ के नवीन को बोला, 1,800 का खरीदा है, 1,800 ही लेगा क्या, कम से कम 50 रुपए तो छोड़ दे मेरे लिए। तो नवीन ने कहा कि ठीक है, जा
तेरे लिए ऑटो का भाड़ा छोड़ दिया, ऑटो में बैठ और आराम से घर जा। तो नवीन ने क्या किया, हमको 50 रुपए का डिस्काउंट दिया था। तो नवीन को हमसे मिलना था 1800, क्योंकि हमने नवीन से किया था परचेज, और हमने नवीन को बैंक अकाउंट के, देखो पर पेमेंट कैसे किया वो भी लेजर में देख के पता चल जाएगा कि चेक के थ्रू पेमेंट किया, क्योंकि यहां पर बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, कैश पेमेंट नहीं किया। तो 1750 रुपए नवीन को पेमेंट कर दिए हैं, और उसको 50 रुपए हमने, उससे 50 रुपए हमने डिस्काउंट ले लिए। तो 1800 का हिसाब जो है नवीन का खत्म, इसलिए इसकी कोई बैलेंस अब नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स में नवीन का हिसाब तो खत्म हो गया है। तो देखो लेजर अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है, ये चीज आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आनी जरूरी है। जर्नल देख के आप ये चीज तय कर पाते, कहीं पर 20 तारीख को आप जर्नल में खोजते रहते परचेज की एंट्री है, कहाँ 29 तारीख को आपको उसको पेमेंट की एंट्री होती है, उसके बीच में कितने सारे और भी दूसरे एंट्रीज होते हैं। तो एक समराइज फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में आपको यहाँ जो है पूरी चीज जो है कहानी नवीन के साथ जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए वो देखने को मिल रही है। इसीलिए लेजर पोस्टिंग जरूरी है, और कहते हैं कि समराइज्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको देता है लेजर। तो यही तो है वो समराइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो चलो नवीन अकाउंट की तो कोई बैलेंस है नहीं, तो ट्रायल बैलेंस में क्या गोला लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में इसको लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो जीरो बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट में 23 तारीख को आपने फर्नीचर परचेज किया था 500 का, फर्नीचर परचेज नहीं किया था सॉरी, आपने गुड्स को ही फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया था। वो जर्नल की क्लास आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो हमारा बैलेंस कितना है हमको उससे मतलब है, देखो फर्नीचर हमारा एसेट है तो डेबिट बैलेंस है हमारा 500 रुपए का, ओके। तो चलो फर्नीचर में आ जाते हैं। छठा पॉइंट क्या है, फर्नीचर, वहां ऑफिस फर्नीचर लिखा था, मैंने यहां पर सिर्फ फर्नीचर ही लिखा है। 500 रुपए डेबिट साइड में लिख दिए, क्योंकि फर्नीचर की डेबिट बैलेंस, ठीक है। चलो फर्नीचर तक तो हो गया। नरेश का भी देखो कोई बैलेंस नहीं है, नरेश को 950 का माल बेचा था, नरेश ने 930 रुपए दिए और 20 रुपए डिस्काउंट खा गया, तो 950 का हिसाब जो है नरेश का खत्म हो गया। तो नरेश की भी कोई बैलेंस पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेल्स में आ जाओ, सेल्स हमारा क्या है, इनकम। इनकम की क्या बैलेंसेस होती हैं, क्रेडिट बैलेंसेस। तो देखो क्रेडिट साइड में 950 रुपया बैलेंस है। तो आ जाते हैं 7वां पॉइंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है, इनकम। इनकम किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। 950 रुपए क्रेडिट साइड में लिख दो भाई लोग, ठीक है। बिल्कुल इजी, एकदम इजी है सर, इसमें तो कुछ भी सोचना ही नहीं पड़ रहा है सर। देख रहे हैं डेबिट की बैलेंस है, डेबिट में बैठा रहे हैं, देख रहे हैं क्रेडिट की बैलेंस है, क्रेडिट में बैठा रहे हैं। इतना इजी होता है अकाउंट्स, अकाउंटेंट्स ऐसे ही पैसे ले लेते, इतना इजी काम करने का। हाँ जी, बहुत इजी होता है। ओके, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड आपका एक एक्सपेंस है, याद रखना, डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, दिल पे दर्द रखते हुए आपने किसी के पैसे छोड़ दिए, पैसे मिलने थे आपने छोड़ दिए, तो क्या हो गया, आपका खर्चा हो गया। तो ये जो सॉरी कहाँ गया, ये जो बैलेंस है 20 रुपए का डिस्काउंट अलाउड का, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, इसका बैलेंस होगा डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स, इसका डेबिट बैलेंस होता है। बार बार मैं बोलते जाऊंगा ताकि सुन के ही आपको ये चीज रटा जाए। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स सबका डेबिट बैलेंस होता है। तो डिस्काउंट अलाउड जो है 20 रुपए, इसको लिखते हैं, ओके। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना अमाउंट है, 20 रुपए, लिख दिया। डेबिट कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है। अब एक बार लकीर वकीर जो है थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा लगता है। चलो हो गया। अब इसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है बोलो, अगर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो डिस्काउंट रिसीव्ड तो इनकम ही है। हमने अपने सप्लायर को पेमेंट करते समय उससे लड़ झगड़ कर डिस्काउंट ले लिया। देखो यहाँ पर कौन सा डिस्काउंट रिसीव्ड का एंट्री हुआ, जो हमने नवीन से लिया था ना 50 रुपए का डिस्काउंट, जो 1800 रुपए का माल उससे खरीद के लाए थे और उसको 1750 ही पेमेंट किया था, तो 50 रुपए का डिस्काउंट तो नवीन से लिया था ना, वही एंट्री है यहाँ पर। तो इसकी बैलेंस कितनी है, 50 रुपीज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये हमारा इनकम है। तो देखो क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस आपको 50 रुपए मिल जाएगा। आ जाते हैं 9वां पॉइंट, यहां लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट साइड में 50 रुपए, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब सिर्फ 2 ही अकाउंट्स बचे हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा ये। वेजेस अकाउंट, देखो वेजेस अकाउंट क्या है,
वेजेस अकाउंट एक एक्सपेंस है। वेजेस क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस की क्या बैलेंस होती है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो देखो डेबिट साइड में वेजेस का आपको बैलेंस मिल जाएगा 350 रुपये। ओके, तो इसी को लिखना है और कुछ नहीं। 10 नंबर पॉइंट, वेजेस अकाउंट, और डेबिट साइड में 350 रुपये लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद है रेंट अकाउंट। रेंट भी हमारा जो है एक्सपेंस है। ठीक है ना, तो रेंट का भी डेबिट बैलेंस होगा। तो देखो यहाँ पर डेबिट साइड में 200 रुपये रेंट का बैलेंस है, तो इसको भी लिख देते हैं 11th पॉइंट, रेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ 200 रुपये लिख देते हैं। अब हमको लगाना है इनका टोटल। ठीक है जी, तो मेरे पास कैलकुलेटर है। एक बार 10,000 इधर, यहाँ 10,000, यहाँ 950 और 50, तो 950 और 50 कितना होता है? 1000, और यहाँ 10,000, तो टोटल कितना हो गया इस साइड का? टोटल हो गया इस साइड का, सॉरी एक मिनट, 11,000। ठीक है, तो इस साइड का भी टोटल 11,000 ही होगा। आप कैलकुलेटर मार के देख लो, मैं भी एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। वैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 11,000 ही होगा। ठीक है, इसको लिख देता हूं, आप एक बार चेक कर लेना। चलो मैं और कैलकुलेटर में कर नहीं रहा हूं, आप एक बार चेक कर लेना। तो ये जो पूरा ट्रायल बैलेंस है, ये देखो आपके सामने अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो यही है ट्रायल बैलेंस, बस और कुछ नहीं है। अब ये जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया ना, इसको बोलते हैं बैलेंस मेथड। क्या मेथड? बैलेंस मेथड। और यही सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है, यही सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है। टोटल का भी एक मेथड है और टोटल एंड बैलेंस मेथड भी एक है। तो वो मेथड क्या है और कैसे काम करता है, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है एक बार इंस्टीट्यूट का मैट जो है साइट से डाउनलोड कर लीजिए। इतना अच्छा मटेरियल आपको फ्री में मिला हुआ है, फिर भी आप लोग इसको रेफर नहीं करते हो। क्यों ऐसा करते हो मुझे नहीं पता। इंस्टीट्यूट का मैट जो है उसको एक बार डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैट में दिया हुआ हो सकता है कि इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ ले। यहां पर जब आप इलस्ट्रेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा टोटल मेथड क्या है। और एक और मेथड है, रुको मैं देखता हूँ कहाँ गया वो, बैलेंस मेथड। ये बैलेंस मेथड से अभी हमने किया, ये जो बैलेंस मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी मेथड से अभी हमने ट्रायल बैलेंस को बनाया है। ठीक है, टोटल मेथड जो है वो आप देख लो, यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी लिखी हुई है, बिल्कुल इजी। देखो सारे लेजर अकाउंट्स को बना करके यहाँ पर लास्ट में ट्रायल बैलेंस इन लोगों ने बनाया है। तो आप देखते ही चीज़ों को समझ जाओगे। आपको तो पता ही है, मैंने बताया कि ट्रायल बैलेंस ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। फिर भी एक बार जो है मैं बैलेंस टोटल मेथड की डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूं। ठीक है, चलो एक बार कर ही लेते हैं, जब इसको पकड़ा ही है इसकी डिस्कशन भी करके आज की क्लास जो है उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास भी अब जो है ना लंबा होता जा रहा है। कहाँ गया? अच्छा, बैंक अकाउंट को पकड़ते हैं। देखो बैंक अकाउंट जो है ना, इसका ये जो डेबिट साइड का टोटल है ये कितना है? ये टोटल देखो, यहाँ जो मैंने नीचे लिख के रखा है वो नहीं, ये वाला मत देखना अभी। इस साइड में देखो सारे आइटम्स का टोटल कितना है? 9,000। एक सेकंड, मैं एक बार ब्लू पेन से लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तब जाके आपको समझने में इजी होगा। डेबिट साइड का जो ये जो टोटल है ये है 9,930। ओके, और क्रेडिट साइड में एक बार इस बैलेंस को आप छोड़ दो, इस बैलेंस को आप एक बार छोड़ दो। यहाँ पर देखो कितने का टोटल है। ये टोटल जो है ये है आपका 6,750। ठीक है, अब इसी का टोटल मेथड में हम ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे? टोटल मेथड में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, मैं थोड़ा सा नीचे यहां पर लिखता हूं आपको समझाने के लिए। जब हम यहां पर बैंक लिखेंगे ना, बैंक अकाउंट, तो डेबिट कॉलम में ये जो हमारा डेबिट कॉलम है, यहां पर हम डेबिट वाला टोटल लिखेंगे। देखो डेबिट वाला टोटल क्या था हमारा? 9,930। इसको हम लिखेंगे यहां पर 9,930। ठीक है, एक सेकंड पेन से लिख देता हूं, 9,930। और क्रेडिट का जो कॉलम है हमारा उसमें कितना है? 6,750 है। तो यहां पर कितना लिखेंगे? 6,750। तो ये है टोटल मेथड। मतलब अभी जो हम लिख रहे हैं वहां पर, ये हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? देखो बैलेंस लिख रहे हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है ना उसको यहां पर बैठा रहे हैं। ठीक है, और इस टोटल मेथड में क्या कर रहे हैं? हम डिफरेंस या बैलेंस को नहीं बैठा रहे, हम दोनों साइड्स के टोटल्स को बैठा दे रहे हैं। ओके, तो नेट इफेक्ट में क्या होगा? देखो डेबिट में 9,930 लिख दिया आपने, क्रेडिट में 6,750 लिख दिया, तो नेट इफेक्ट इसका किंतु वही आएगा कि डेबिट में 3,180, नेट इफेक्ट किंतु यही आएगा।
जब आप ट्रायल को टोटल लगाओगे तो टोटल शायद आपका ज़्यादा आ जाए, पर नेट इफेक्ट आपका यही आएगा। और टोटल मेथड से बनाने का क्या मतलब है, देखो बैंक अकाउंट जब आप यहाँ पर बना रहे हो बैलेंस मेथड से, तो ये आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर डेट में आपके बैंक में कितना पैसा है, इस डेट में आपके बैंक में कितना पैसा है। लेकिन अगर आप टोटल मेथड से बनाओगे ना, तो लॉजिक क्या है इसके पीछे, इससे आपको पता चलेगा कि टोटल आपके बैंक में कितना पैसा इन हुआ और टोटल आपके बैंक में कितना पैसा आउट हुआ। ये है इन, बैंक में कितना पैसा गया, और ये है आउट, बैंक से कितना पैसा निकला। तो ये चीज भी आपको एक स्क्रीनशॉट के हिसाब से दिख रही है। और टोटल एंड बैलेंस मेथड में क्या है, टोटल एंड बैलेंस मेथड में टोटल 4 कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स, 4 कॉलम्स। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर एक बार। उसमें क्या करते हैं, पहले 2 कॉलम्स में हम टोटल्स लिखते हैं और लास्ट के 2 कॉलम्स जो डेबिट और क्रेडिट के होते हैं उसमें हम बैलेंसेस को लिखते हैं। देखो बैलेंस मेथड हो गया, देखो यहां पर है तीसरा मेथड, ये है टोटल एंड बैलेंस मेथड। ठीक है, इसमें ये जो पहला 2 कॉलम है, देखो कैश अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं। ये जो पहला 2 कॉलम है इसमें हमने लिखा है बैलेंस। ठीक है, अच्छा चलो यहां पर इन लोगों ने पहले बैलेंस लिख दिया है, तो 7,500 रुपए की बैलेंस है कैश अकाउंट की। आप कैश अकाउंट पे फोकस करो, कैश अकाउंट की बैलेंस है 7,500 की। तो बैलेंस इन्होंने इन 2 कॉलम्स में ये क्या लिख रहा है, बैलेंस लिख रहे हैं। और यहां पर जो 2 कॉलम्स हैं डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल, इसमें ये कैश अकाउंट का टोटल डेबिट साइड का लिख रहे हैं और क्रेडिट साइड का टोटल लिख रहे हैं। तो अगर आप 35,500 माइनस 28,000 करोगे तो 7,500 ही आएगा। ठीक है, ये बैलेंस को इन्होंने यहां पर लिख रखा है, यानी कि बैलेंस मेथड और टोटल मेथड को कंबाइन कर दिया यहां पर और बना दिया एक नया मेथड टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इंस्टीट्यूट का मैट में जाओ और यहां पर जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं ना उनको देखो, अच्छे से पढ़ो और समझो। ठीक है, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी खुलेगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस ठीक से कर लेना, क्योंकि अकाउंटिंग में चीजें बहुत ईजी हैं, पर बेटे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आप एग्जाम में कुछ भी, आपका कलम ही नहीं चलेगा एग्जाम में, बिल्कुल जितना भी इजी क्यों ना हो आपका एग्जाम में। प्रैक्टिस ही है की सक्सेस का। यहाँ पर अकाउंट्स में आपको जर्नल एंट्रीज भर भर के प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्लास 11 का बुक उठा लो और बैठते जाओ, जर्नल एंट्रीज बनाते जाओ। कोई फॉर्मेट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, रफ में बस कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट के साथ बिल्कुल लिखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वीडियो का कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके आप जर्नल एंट्री लिख दो, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा और आपकी क्या हेल्प करूं, पर मेहनत जो है वो आप ही को करनी पड़ेगी। मैं अपनी एंड की मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मैं आप लोगों को टाइम लिमिटेड दे पाता हूँ, पर आपको अपने लिए पूरा समय निकालना है, आपको अपने लिए पूरी तरह से मेहनत करनी है। तो थोड़ी सी मोटिवेशन भी हो गई क्लास के एंड में, अच्छा लगा है ना। चलो इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। हर वीडियो में मैं कहता हूँ, और लाइक्स 100 लोग देखते हैं फिर 10 लाइक ही होता है। इतना खराब वीडियो तो मैं नहीं बनाता हूँ कि सिर्फ 10% लोगों को ही पसंद आए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाने में आपका क्या जाता है भाई लोग, लाइक वाला बटन दबाओ, नीचे कुछ कमेंट करो, तभी तो जाके यूट्यूब इन वीडियोस को दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करेगा कि देखो इस वीडियो में 100 लोगों ने देखा और 100 लोगों ने ही लाइक किया। ठीक है, और 1-2 बंदे तो देखने से पहले ही डिसलाइक कर देते, पता नहीं उनको क्या समझ में नहीं आता मेरी वीडियो से। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट्स में पूछो, अगर उसका जवाब मैं नहीं दे पाया तो फिर डिसलाइक कर देना। और ठीक है, चलो डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कर भी सकते हो। ठीक है, तो आज और बात नहीं करेंगे। आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने समझाई वो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।